राम मंदिर क्या नरेंद्र मोदी ने बनाया? अरे राम मंदिर बना है समझौते के तहत। राम मंदिर के पैरोकार, बाबरी मस्जिद के पैरोकारों के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौते के मुताबिक आपको मालूम होगा अयोध्या में एक जगह राम का मंदिर बन रहा है और दूसरी जगह वहां मस्जिद बन रही है। यह समझौता हुआ, इसमें नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है। और भारत की जनता ने पहले 1400 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जिस चंदे के पैसे से आप सब लोगों ने देखा होगा नग्न होकर अपनी देह में तेल मालिश कराने वाला चिन्मयानंद का वीडियो, जो राम जन्मभूमि के पूरे क्या कहते हैं अगुवाई करने वालों में से एक थे। तब हम ये कहना चाहते हैं दोबारा भी चंदा लिया जा रहा है, ना तो चंदा देने में, ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला करने में। मस्जिद के अंदर मूर्ति रखना भी गलत था 1949 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करना भी अपराध था। वो अलग बात है कि इन मसलों पर सुप्रीम कोर्ट इससे आगे नहीं बढ़ा, ऐसा अपराध करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन की बात नहीं आई। लेकिन पहली मर्तबा मैंने अपने इस जीवन के कार्यकाल में सुना कि शंकराचार्यों को गाली दिलाने का काम केंद्र की सरकार करती हो। मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना कि अधूरे मंदिर में, ये भी इतिहास बन रहा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही हो। ये भी इतिहास बना कि हमारे देश में राम का जो इतिहास है, रामायण का 10,000 साल से बड़ा, अब 10,000 साल के राम को 5 साल का इसलिए दिखाया गया क्योंकि मोदी राम को लेकर आए, ऐसा बताया जा रहा है। ये भी इतिहास सब लोग देख रहे हैं। तो अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराना, शंकराचार्यों का अपमान कराना गलत मुहूर्त, कोई मुहूर्त नहीं है उस दिन का, कोई मुहूर्त नहीं, कोई मास नहीं, कोई दिन नहीं। बिना मुहूर्त के, बिना मंदिर के पूरा हुए और बिना विधि विधान, उसको कहते हैं बिना शास्त्र के अधार्मिक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई है। जो राम की मूल मूर्ति थी उसे किनारे करके एक 5 साल का बच्चे की मूर्ति, 5 साल का बालक दिखाया गया राम को। जरा हम जानना चाहते हैं, राम 10,000 साल के हो गए राम, उन्हें 5 साल का दिखाना, अगर दिखाना ही था कि उनका जन्मस्थल है तो पालकी वाला राम बनाते, पालकी में रहते राम, तो पालकी वाला भी नहीं बनाएंगे। 10,000 साल का पूरा हो गए राम, वो भी नहीं बनाएंगे। हाँ बनाएंगे उसे 5 साल का। तो क्या ये भी एक सौदा है और समझौता है कि मोदी के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद राम पैदा हुआ? या तो यह है भाई 2019 से पैदा हुआ, 24 में आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसलिए आप राम का जो मूर्ति है वो 4-5 साल के बच्चे के बराबर जैसा बना रहे, ताकि ये लगे कि इसे जब ये मंदिर हजारों साल तक रहेगा तो किसने बनवाया, कौन लाया। तो ये जो भूपेंद्र रावत जी, क्या लगता है कि 2024 का चुनाव मंदिर, मस्जिद या धर्म पे ही होगा कि कुछ मुद्दों पे भी होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 किस्म के नागरिक हैं। एक है कि जिन लोगों को देश का संविधान, देश का विधान, देश की तरक्की, देश का विज्ञान पर यकीन है, वो सब लोग अलग हैं। और एक दूसरा है, देखिए, एक है कि देश में नरेंद्र मोदी क्या कहता है, जो उसको धर्म मानते हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने ताली और थाली बजा करके, जो ये मूर्ख लोग जिनको ये पता था कि ताली और थाली बजाने से कोरोना का वायरस भागता है, जिनको ये पता लगता था कि टॉर्च अंधेरा करके टॉर्च जलाने से कोरोना भागता है, ऐसे अंध भक्तों का मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अयोध्या में विवादित मस्जिद, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद भाजपा चुनाव लड़ी थी। भाजपा 170 सीटों पर चिपट गई थी। सरकार थी जब 92 में, उससे पहले की बात आप समझ लो पहले। फिर हम दूसरी बात करना चाहते हैं, तब सपा और बसपा एक साथ आए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश के संविधान को, देश की तरक्की को, देश के किसानों को, देश के जवानों को और देश को बचाने वाले लोगों को एकजुट होकर के वोट देने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और चुनाव का मुद्दा इनका भले हो सकता है, लेकिन अगर आप बताइए कि अगर राम मंदिर के ही नाम पर वोट चुनाव जीतते हैं तो काहे नीतीश कुमार के सरकार गिराने का खेल हुआ, लालू प्रसाद और राजद की गठबंधन की सरकार गिराने का खेल क्यों हुआ? ये बात बहुत साफ है कि राम मंदिर बनाने के बाद भी भाजपा की हार तय है। क्या कारण है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी
25-25 करोड़ रुपए में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद हो रही है। अरे वो उनकी रणनीति है, वो अपने हिसाब से। इसीलिए एक मिनट, मैं आपसे जो आपका सवाल है आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से ही चुनाव जीता जा रहा है तो 25-25 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना क्यों है, ये सवाल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राम के प्राण प्रतिष्ठा से भाजपा की नैया पार होगी, ये दूर दूर तक मुझे नहीं दिखता है। अब की बार 400 पार नारा चल रहा है। अरे भाई एक बात सुनो, बिना हड्डी की जीभ है, आप अरे कुछ तो नहीं कह ईवीएम सकते। आए ना, वो ईवीएम के विरोध में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के कितने देखिए, दल आ रहे हैं। एक मिनट, ईवीएम को लेकर देखिए बारी बारी से, अगर सिर्फ ईवीएम से चुनाव हो तो फिर ये बाकी सब खेल क्यों हो रहे हैं? ईवीएम ही चुनाव तभी तो कॉन्फिडेंस में वो बोल रहे हैं। एक मिनट, ईवीएम ही चुनाव जिताता हो तो फिर बाकी सब खेल। भाई ये कहना चाहता हूँ, देखो ईवीएम को लेकर के एक बहुत बड़ा मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अग्नि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की भी है, क्योंकि उसमें प्रामाणिक तौर पर जो वोटरों ने वोट डाला और जो चुनाव आयोग ने गणना का उजागर किया, उसमें बड़ा घालमेल है। इस घालमेल में 3 राज्यों का, विशेष तौर पर राजस्थान का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और तब यह भी पता लग जाएगा कि पेगासस के दायरे में फंस करके सुप्रीम कोर्ट के जज मिमियाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज जो वकील मिश्रा जी के माध्यम से जो दलीलें पेश की गई हैं, एक एक दलील का और एक एक सवाल का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को विवश करते हैं, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भूपेंद्र रावत जी, आखिरी और बड़ा सवाल, बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो राम मंदिर, गाय और हिंदू मुस्लिम करके वो जीतते हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अहम मुद्दे क्या होंगे 2024 में? देखिए, मैं आपको जो आपने कहा, देखिए पूरा जो इंडिया गठबंधन का मुद्दा है और आपने कहा गाय और इस्लाम, हमारे देश अरे वो बीजेपी के मुद्दे हैं। हमारे देश के जनरल रह चुके अपने किताब लिखना चाहते हैं जिसमें गलवान घाटी का मसला भी है, जिस गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की 15 जून को हत्या कर दी गई थी, 76 जवानों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था न कोई घुसाया न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। ये देश के साथ बड़ी गद्दारी है। इस गद्दारी की पोल खोल कर रहे थे हमारे देश के जनरल, अभी रिटायर्ड जनरल, तो उनकी किताब को रोक दिया गया है। ये देश जानता है। हमारे देश के 2019 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए फरवरी 2019 का जिक्र कर रहा हूँ, पुलवामा में 40 जवानों की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके हत्या करवाई। अभी तक क्यों वहाँ की? अभी एक मिनट सुनिए, अभी तो एसपी सत्यपाल यादव ने पोल खोल कर दी है। हमारे जवानों की हत्या करवाकर चुनाव जीतने का षड्यंत्र की पोल खोल हुई है। हमारे देश की पहलवान बेटियां यौन शोषणकर्ता के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही हैं। वो यौन शोषण करने वाला आज भी इनका सांसद बरकरार है। हमारे देश की एक गरीब पंडित की बेटी जिसे नग्न होकर के तेल मालिश कराता था राम मंदिर की अगुवाई करने वाला चिन्मयानंद संत, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। आप सबको मालूम होगा कि एक बेटी उन्नाव की, उसे इनके ही विधायक ने किस तरीके से पूरे उसके परिवार को तबाह कर दिया है, उसका बलात्कार किया गया। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से महर्षि वाल्मीकि के परिवार में जन्मी छोटे जोत के किसान का मैं बात कर रहा हूँ, हाथरस की बेटी के 100 को ठिकाने लगाया गया। और किस तरीके से हमारे देश की महंगाई जो प्रकाष्ठा पर है और 45 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़ दिया है। और हमारे देश का कर्ज का जो आलम है वो हमारे सामने कि 7 लाख रुपए का एक एक व्यक्ति को कर्जदार मोदी ने बना दिया है। ये पैसा अगर देशवासियों में, देखिए पैसा सरकार के खजाने में नहीं है, पैसा बैंकों में नहीं है, तो पैसा आखिर गया कहाँ? विश्व का नंबर 1 देश बनने जा रहा है भारत, मोदी जी कह रहे हैं। एक बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दे दी। मैं भूपेंद्र रावत झूठ बोल रहा हूँ तो नरेंद्र मोदी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं।